वैसे वैसे आपको सुनना है, पूरे रूल्स अपन को याद नहीं करने होते हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले आप ऑर्डर 21 में कितने रूल्स हैं ये याद कर लो, 106 रूल्स। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के संबंध में बात करते हैं। बहुत ही कम रूल्स ऐसे हैं जो एकदम से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं पूछा जाता। जैसे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या बात करता है, मान लीजिए कि मोहन को बोला किसी कोर्ट ने कि तुझे पैसे चुकाने हैं। ठीक है, मोहन ने को कहा कोर्ट ने कि तुझे पारुल को पैसे चुकाने हैं। तो दो ऑप्शन रहेंगे मोहन के पास में, या तो वो कोर्ट में चुका देगा, समझ रहे हो, या तो वो कोर्ट को पैसे दे देगा, या किसको पैसे दे देगा, पारुल को पैसे दे देगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, या तो वो कोर्ट में डिपॉजिट करवा देगा या पारुल को पैसे दे देगा, ध्यान रखना। लेकिन यदि आप पारुल को पैसे देते हो ना, डायरेक्ट पारुल को पैसे देते हो, कोर्ट में डिपॉजिट नहीं कराते हो, कोर्ट को आपको एक नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कोर्ट को एक नोटिस देना पड़ता है कि सर मैंने पारुल को पैसे डिपॉजिट करवा दिए। क्या बोला मैंने, कि सर मैंने पारुल को पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तभी कोर्ट इसको सर्टिफाई मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। एक बार हैंड रेज करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट में डिपॉजिट करा रहे हो तब तो ठीक है, कोर्ट में डिपॉजिट करा रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि पारुल को पैसे डिपॉजिट करवाए ना, तो आपको कोर्ट को जाके सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि सर मैंने पारुल को पैसे डिपॉजिट करवा दिए। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आ जाइए। देखिए, मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री, पैसे देने की क्या बात है, या तो आप कोर्ट में डिपॉजिट करा दो, बस इतना इतना याद करो, बाय कोर्ट में आप पैसे डिपॉजिट करवा दो, या आप क्या करो, पोस्टल पोस्टल के थ्रू कोर्ट में पैसे भिजवा दो, या तो डायरेक्ट खुद चले जाओ, या तो खुद चले जाओ, या पोस्टल मनी के थ्रू कोर्ट में भिजवा दो। आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट टू द डिक्री होल्डर, आउट ऑफ कोर्ट टू द डिक्री होल्डर, या अदरवाइज जैसा कोर्ट बोले, या अदरवाइज जैसा कोर्ट बोले। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिया, डिक्री होल्डर को दे दिया, या आउट अदरवाइज जैसा कि कोर्ट बोले। और जब भी पेमेंट किया जाता है क्लॉज ए और क्लॉज सी में, तो जजमेंट डेटर को, अब देखो यहाँ कोर्ट में डिपॉजिट करवाया तो किसको नोटिस जाएगा, डिक्री होल्डर को नोटिस जाएगा। ये कॉमन सेंस है कि यदि कोर्ट में डिपॉजिट करवाया तो डिक्री होल्डर को नोटिस जाएगा कि भाई मैंने तेरे पैसे कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिए। क्या करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए। और क्या क्या लिखा जाएगा उस नोटिस में, उस नोटिस में ओरिजिनल सूट का नंबर क्या है, पार्टीज का नाम क्या है, कितनी मनी दी गई है, ठीक है, कोर्ट कौन से कोर्ट ने एग्जीक्यूट किया है, पेयर का नाम क्या है, तो ये सब चीजें नोटिस में लिखकर चली जाती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, यहाँ पारुल है, सॉरी मोहन है, और ये पारुल है। जिस दिन पारुल के पास नोटिस चला जाएगा, जिस दिन पारुल के पास में नोटिस चला जाएगा कि मैंने तेरे पैसे कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो अगेन ये कॉमन सेंस ही है, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि जिस दिन से पारुल के पास में नोटिस चला जाएगा उस दिन से इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लग रहा था इसके पैसों पर, ठीक है, क्योंकि क्या आपको पता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और जजमेंट के बीच में डिफरेंस, मतलब जजमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बीच में डिफरेंस होता है। तो जब हम सेक्शन 34 पढ़ते हैं तो मैंने उधर एक सेक्शन बताया था कि जजमेंट पास होने के बाद लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले का भी जो टाइम पीरियड रहता है उसमें भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो इंटरेस्ट है, जिस दिन से पारुल को नोटिस गया कि मैंने तेरे पैसे कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिए, उस दिन से ये इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। डन। और खुद सोचो कि यदि पारुल को पेमेंट कर दिया है, यदि पारुल को पेमेंट कर दिया तो किस दिन से सीज हो जाएगा, जिस दिन से पारुल को पेमेंट चला गया। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, रटना नहीं है। दो ही चीजें हो सकती है, कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिया, पारुल को डिपॉजिट करवा दिया, हेयर पारुल इज डिक्री होल्डर, ठीक है, और अदरवाइज डिपॉजिट करवा दिया। तो यदि कोर्ट में डिपॉजिट करवाया और अदरवाइज डिपॉजिट करवाया तो पारुल को नोटिस दे दो। क्या दे दो, पारुल को नोटिस दे दो कि हम तेरा पैसा जमा करा देंगे, और नोटिस जिस दिन से दिया जाएगा उस दिन से, मतलब उस दिन से ये इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। और दूसरा सर्कमस्टांसिस क्या आती है, दूसरे सर्कमस्टांसिस में पारुल को डिपॉजिट करवा दिया, तो पारुल को डिपॉजिट करवा दिया तो आपको दिखेगा आगे कि कोर्ट को नोटिस दे दो। ठीक है, वाइस वर्सा, जिसको डिपॉजिट करवाया उसके अगेंस्ट वाले को नोटिस, दूसरे वाले को नोटिस दे दो। और जिस दिन से पारुल को डिपॉजिट करवाया उस दिन से इंटरेस्ट रन होना बंद हो जाएगा। मैं मानती हूँ दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें नोटिस से इंटरेस्ट रन होना बंद हो जाएगा, मतलब कुल मिला के जिस दिन पारुल के इंफॉर्मेशन में चीज आ गई कि पेमेंट या तो कोर्ट में जमा करा दिया है या पारुल के पास जमा करा दिया, भाई पारुल के पास जमा करा दिया तो पारुल के पास जिस दिन पैसा जमा कराया उस दिन से इंटरेस्ट सीज हो जाएगा।
और कोर्ट में डिपॉजिट करवाया, तो जिस दिन नोटिस पहुंचा पारुल को, उस दिन से इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। एक बार हैंड रेज करो। ठीक है, समझ में आया? भावना मैम, लक्ष्मी मैम, ठीक है। अब देखो, ये आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब देखो कि provided that where the decree holder refuses to accept the postal money order or payment through a bank, interest shall cease to run from the date on which money was tendered to him। अब गया मोहन पैसे ले ले। अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि मोहन गया और इसने, पारुल ने मना कर दिया पैसे लेने के, तो भी इसका इंटरेस्ट इस दिन से सीज हो जाएगा। आपने मना कर दिया जिस दिन आपको पैसे दिए गए, ठीक है, और जिस दिन आपने मतलब पोस्टल मनी पहुंचाई गई, आपने मना कर दिया ना, मना कर दिया, तो भी आपका इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। मतलब उस दिन से रन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे देने गया था और आपने पैसे लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट में सिंपल सी बात है कि कहाँ कहाँ आप पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो। अब यदि आपने आउट ऑफ कोर्ट मतलब डायरेक्ट डिग्री होल्डर को पेमेंट डिपॉजिट करवाया है, तो मैंने आपको बता दिया कि यदि डिग्री होल्डर को पेमेंट डिपॉजिट करवाया है, तो डिग्री होल्डर सर्टिफाई करेगा। ठीक है, डिग्री होल्डर सर्टिफाई करेगा, बोलेगा कि सर मैं मानता हूं, जैसे पारुल ने मोहन ने पारुल को 10,000 दी, तो पारुल भी जाकर सर्टिफाई करेगी कोर्ट में कि सर मैंने पेमेंट रिसीव कर लिया है, मैं इतना पेमेंट एडजस्ट कर रही हूँ, और कोर्ट उसको क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा अकॉर्डिंगली। अगेन अगेन मैंने आपको क्या बोला, अब जजमेंट डेटर मोहन भी तो बताएगा कोर्ट को कि द जजमेंट डेटर इन्फॉर्म करेगा कोर्ट को, और कोर्ट को इशू बोलेगा कि सर डिग्री होल्डर को नोटिस दे, डिग्री होल्डर को नोटिस दे शो कॉज के लिए कि ये जो मैंने पेमेंट दिया है उसको, ये सर्टिफाई मतलब क्या नहीं होना चाहिए, क्यों एडजस्ट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि डिग्री होल्डर तो सर्टिफाई करेगा ही, मोहन भी बोलेगा कोर्ट में जाकर कि सर पारुल को नोटिस दो कि मैंने तो पैसे डिपॉजिट करवा दिए पारुल को, तो रीजन बता कि क्यों इसे पूरा एज अ मतलब इसे एडजस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। और यदि पारुल रिप्लाई नहीं करती है, यदि पारुल रिप्लाई नहीं करती है फेल्स टू शो कॉज, तो कोर्ट क्या कर लेगा, उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और डिग्री पास कर देगा कि भाई आओ, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, पेमेंट तो कर ही दिया ना। कोर्ट यदि आप रिप्लाई नहीं करते हो शो कॉज का, तो कोर्ट मान लेगा कि पेमेंट हो चुका है। फिर ये चीज बस आपको ध्यान रखना है, कोई भी पेमेंट एडजस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि रूल 1 जैसा पेमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना लग जाए, दोनों डिग्री होल्डर आके सर्टिफाई ना करवा दे, और जो मोहन है जजमेंट डेटर आकर बोल ना दे कि भाई ये देखो नोटिस भिजवाओ इसको, ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भिजवाओ, तब तक इसको सर्टिफाई नहीं माना जाएगा। और अगेन फिर वापस से उन्होंने बोल दिया कि अ पेमेंट एडजस्टमेंट विच हैज नॉट बीन सर्टिफाइड, कि यदि कोई पेमेंट सर्टिफाई नहीं किया गया, यहाँ तो बोला कब सर्टिफाई नहीं माना जाएगा, और यहाँ बोला कि यदि किसी पेमेंट को सर्टिफाई नहीं किया गया है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो किसी भी कोर्ट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। मतलब रिकॉग्नाइज मतलब कि चाहे तुम पारुल को 50 लाख भी दे दो बाहर, कोर्ट के बाहर, आपको आके सबसे पहले दोनों को, पारुल को भी सर्टिफाई करवाना पड़ेगा और मोहन को भी बोलना पड़ेगा कि सर पारुल को नोटिस दो कि क्यों इस पेमेंट को सर्टिफाई नहीं किया। यदि दोनों ऐसा नहीं करते, तो किसी भी कोर्ट के द्वारा इसको क्या नहीं माना जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, 3 चीजें आपको याद रखनी है कि बाहर, कोर्ट के बाहर डिग्री होल्डर को और अदरवाइज कर सकते हैं, और नोटिस जिसके पास में मतलब जिसके पास में पेमेंट गया उसके उल्टे के पास में नोटिस चला जाए। ठीक है, यदि पढ़ो भी नहीं तो ये जस्ट आप लिख लेना इसका। अब आ जाओ कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, तो देखिए ये आपको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म्स वन स्टेट एंड टेन्योर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में, तो कोई भी कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल कर सकता है। ठीक है, कोर्ट मतलब ये बोला कि कोई भी कोर्ट क्या कर सकता है, अटैच एंड सेल कर सकता है, लेकिन इसको इसके साथ में आपको सेक्शन 63 पढ़ना है। 63 भी पढ़ना है भाई। अटैच का ऑर्डर तो कोई भी दे सकता है, मैंने क्या बोला, अटैचमेंट एंड सेल का ऑर्डर दे सकता है कोई भी, लेकिन सेक्शन 63 को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए दो कोर्ट ने दे दिया, तो कौन सा कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करे, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, देखिए मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसफर, इसका ये भी कोई सेंस नहीं है कि डिक्री डायरेक्टली भी भेजी जा सकती है और
पोस्टल के थ्रू भी भेजी जा सकती है। तो कुछ नहीं लिखा, देखो क्या लिखा हुआ है, ये कोई भी नहीं पूछता, ये कोई भी नहीं पूछता। रूल नंबर 1 और 2 आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर इज अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन फॉर अनदर कोर्ट। जब एक डिक्री दूसरे कोर्ट के पास में एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है, द कोर्ट विच पास द डिक्री शेल सेंड द डिक्री डायरेक्टली टू सच अदर कोर्ट वेदर और नॉट सच अदर कोर्ट इज सिचुएटेड इन द सेम स्टेट। But the court to which the decree is sent for execution shall, if he has no jurisdiction to execute the decree, send it to the court having jurisdiction। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि एक कोर्ट, कुछ भी नहीं है कि कोई भी, मान लीजिए कोर्ट 1 कोर्ट 2 बात करेंगे। कोर्ट 1 है जिसने डिक्री एग्जीक्यूट करी है, कोर्ट 2 है जिसको मतलब जिसने डिक्री पास करी है, और कोर्ट 2 है जिसको भेजी गई है। तो इन्होंने कहा कि एक कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है वो दूसरे कोर्ट को डिक्री जब एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा तो डिक्री भेज सकता है, डायरेक्टली डिक्री भेज सकता है कि लो भाई आप इसको एग्जीक्यूट कर लो। और इस कोर्ट 2 को लगता है कि मेरे पास में पावर नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है डिक्री को एग्जीक्यूट करने का, तो जिस कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन है उस कोर्ट को भेज दे। ठीक है, तो ना ही आपसे कोई पूछता और ना ही आपसे ये पूछा जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि मोहन का कोर्ट बोलता है कि मुझे डिक्री एग्जीक्यूट करवानी है पारुल के कोर्ट से, तो मोहन क्या क्या भेजेगा पारुल को? कि यदि किसी कोर्ट को अपनी डिक्री को दूसरे कोर्ट से एग्जीक्यूट करवाना है तो क्या भेजेगा? खुद सोचो, आपको किसी कोर्ट से भिजवाना है तो कॉपी भेजोगे आप डिक्री की। क्या भेजोगे? डिक्री की कॉपी भेजोगे, साथ में एक सर्टिफिकेट लगा के भेजोगे कि जो मैं डिक्री भेज रहा हूँ भाई अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, तुझे सेटिस्फाई करना है। क्या करना है? तुझे सेटिस्फाई करना है। और ऑर्डर, ऑर्डर भी दोगे कि आपको इस डिग्री को क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि यदि किसी कोर्ट को अपनी डिग्री को क्या करवाना है, दूसरे कोर्ट से एग्जीक्यूट करवाना है, तो क्या भेजेगा? अ कॉपी ऑफ द डिग्री, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भेजेगा कि भाई डिग्री का सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, बस इतना ही कि डिग्री का सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। यदि पार्टली हो गया है तो वो लिखेगा कि पार्टली हो गया, पार्टली तुझे सेटिस्फाई करना है। और कॉपी ऑफ द ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, और लिख के भी देगा कि भाई तुझे डिग्री का क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। एक बार हैंड रेज कर दो, ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है। 3 चीजें भेजनी होती है लिखकर। सबसे पहले क्या भेजना पड़ेगा? डिग्री की कॉपी। दूसरा लिख के भेजना पड़ेगा कि डिग्री अभी तक एग्जीक्यूट नहीं है, और तीसरा कि भाई तू इस डिग्री को क्या कर, एग्जीक्यूट कर। आपको 7 रूल नंबर पढ़ना नहीं है, आप काट नहीं सकते लेकिन स्टार लगा सकते हो यहाँ पे कि 6 पूछा जा सकता है। 7 आपसे कोई नहीं पूछ रहा, 7 आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, दिखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट, कि वेयर सच कॉपीज आर सो फाइल्ड। भाई उसने तो कॉपी भेज दी डिग्री की और ये कॉपी फाइल हो गई है, तो क्या करेगा? जिस कोर्ट को डिग्री भेजी गई है, ठीक है, तो ये देखिए कि वेयर सच कॉपीज आर सो फाइल्ड द डिग्री और ऑर्डर में, इफ द कोर्ट टू विच इट इज सेंट is the district court, be executed by such court, or be the transfer for execution in subordinate court for competent jurisdiction। अगेन ये कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। मान लीजिए पारुल सिविल जज है और यहाँ पे बरखा मैम सिविल जज है, पारुल ने बरखा को भेज दी तो ये तो एग्जीक्यूट कर देगी, या जैसा भी इसको सही लगे ट्रांसफर भी कर सकती है, आपको पता है सेक्शन 39 में। लेकिन पारुल ने बरखा को भेजी और बस बरखा डिस्ट्रिक्ट जज है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बरखा का, तो बरखा खुद भी कर सकती है एग्जीक्यूट और किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी भेज सकती है। तो आपको ये सब चीजें अपन को पता ही है कि जैसे मान लीजिए सीआरपीसी होता है, मतलब बीएनएसएस होता है, तो बीएनएसएस में आप सभी को पता है कि बीएनएसएस में सेशन जज है, तो सेशन जज खुद भी सुन सकता है और नीचे भी भेज सकता है। तो इन्होंने कहा कि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजिए डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद भी सुन सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को भी भेज सकता है। तो इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट रूल, इट्स ए कॉमन सेंस, सबको पता है वो बड़ा कोर्ट है। एग्जीक्यूशन बाय हाई कोर्ट ऑफ डिग्री ट्रांसफर्ड बाय अदर कोर्ट। अब देखिए कि वेयर द कोर्ट टू विच द डिग्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इज अ हाई कोर्ट। अगेन इसमें भी कुछ नहीं है, तो कैसे करेगा? या तो वो खुद एग्जीक्यूट कर लेगा या वो नीचे भेज देगा। तो ये देखो, एज इफ इट हैज बीन पास्ड बाय कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन, तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना कि वो खुद भी पास कर सकता है, खुद भी डिग्री एग्जीक्यूट करवा सकता है और नीचे वाले कोर्ट को भी भेज सकता है। तो इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट रूल। आपका इंपॉर्टेंट रूल था रूल नंबर 6। रूल नंबर 1 पढ़ा, रूल नंबर 2 पढ़ा, लिखते जाओ बेरख पे रूल नंबर 6, 1 के बाद 2 के बाद 6। अब आ जाइए एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है।
मैंने आपको कहा, वो बिल्कुल ध्यान रखना कि पारुल ने मोहन को कहा 10,000 रुपए देने, मतलब कोर्ट ने कहा मोहन तुझे पारुल को 10,000 रुपए देने। ये जजमेंट दिया है। क्या दिया है? जजमेंट दिया है। ठीक है। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। एग्जीक्यूशन की बस ऑर्डर दिया है कि मोहन पारुल को 10,000 देगा। जब तक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन नहीं लगाएगी तब तक चुपचाप बैठे रहे। मोहन जजमेंट देना इज अ डिफरेंट थिंग। एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो देखिए क्या लिखा है कि यदि एक डिग्री होल्डर एग्जीक्यूट करवाना चाहता है अपनी डिग्री को, तो वो अप्लाई करेगा जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी उस कोर्ट को, या जो भी ऑफिसर अपॉइंटेड है उसको। ठीक है। और यदि किसी को दूसरे कोर्ट को डिग्री भेज दी गई है तो उस कोर्ट को अप्लाई कर देगा। देखो लिखा है ना इसके अंदर, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन की यदि कोई व्यक्ति डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो वो अप्लाई करेगा कि इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा दो। अदरवाइज चुपचाप बैठे रहो, कोई नहीं अप्लाई कर रहा तो पड़े रहे, मतलब रहने दो, डिग्री है जैसी की जैसी पड़ी रहेगी। अब देखो ओरल एप्लीकेशन। ओरल एप्लीकेशन तो क्वेश्चन है कि मुंह से बोल सकते हैं कि रिटर्न भी जा सकती है। तो ये यहाँ ध्यान रखो, मनी डिग्री होती है ना, मनी डिग्री में आप ओरल बोल सकते हो, ओरली बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोर्ट चल रहा था, यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मोहन पारुल को 10,000 रुपए देगा। ठीक है। तो अब मोहन पारुल को 10,000 देगा, और पारुल है, मान लीजिए पारुल लॉयर है, इसको खुद को पता है कि मोहन भाग जाएगा, कुछ भी कर जाएगा। तो पारुल कोर्ट को बोल सकती है कि सर आपने 10,000 का ऑर्डर दे दिया ना, इसको बोलो कि मुझे इमीडिएटली इमीडिएटली पैसे दे, नहीं तो आप इसके अरेस्ट का ऑर्डर दे दो। ठीक है। वो सब आपको ध्यान रखना है। कोर्ट ऐसे ही अरेस्ट का ऑर्डर नहीं देता, शो कॉज करवा देता है। ठीक है, वो ध्यान रखना है। लेकिन कोर्ट, ये जो पारुल है, ओरली कोर्ट में बोलेगी कि सर इसने 10,000 का इसको ऑर्डर दिया है ना, तो इसको या तो इससे बोलो पैसे दिलवाए, या इसको अरेस्ट का ऑर्डर दे दो, नहीं तो ये भाग जाएगा, मुझे पता है। तो देखिए ओरल एप्लीकेशन। फिर यदि डिग्री पेमेंट ऑफ मनी की है, ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर, तो आप समझ गए कि मनी डिग्री में भी लग सकती है, रिटर्न भी लग सकती है, लेकिन ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूशन, कि भाई इसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराओ बाय द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ वारंट इफ ही इज विद इन द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द कोर्ट। ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ध्यान रखना है कि ओरल एप्लीकेशन पे भी, एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री में ओरल एप्लीकेशन पे भी कोर्ट एग्जीक्यूशन का मतलब अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवाओ ये जो पैसे दिए। ठीक है। फिर एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेक्शन 11 एक्सेप्ट सब रूल 1, मतलब ये 11 का सब रूल 1 एवरी। अब बाकी सबकी क्या लगेगी? रिटर्न एप्लीकेशन लगेगी। ध्यान रखोगे, एक बार हैंडरिज करो, ये याद रखना है, मनी डिग्री में आप ओरल एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है। बाकी ये रूल नंबर 11 लिख लेना आपने। एक, क्या बोला हमने? 1, 2, 6, 11। 11 याद रखना, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगती है। ओरल एप्लीकेशन मनी डिग्री में लग सकती है, बाकी सब में रिटर्न एप्लीकेशन लगेगी। बाकी सब में रिटर्न एप्लीकेशन लगेगी, सब साइन करेंगे, साइन वाइन जो भी करना है सब साइन करके वेरीफाई करके देंगे। और उसमें लिखेगा कि नंबर क्या है, नेम क्या है, डेट क्या है, अपील लगाई है नहीं लगाई है, कुछ पेमेंट एडजस्ट हुआ है क्या क्या, पहले भी हमने प्रीवियस एप्लीकेशन लगाई है क्या एग्जीक्यूशन की, जो हद से ज्यादा जो भी कुछ हो सकता है। कोर्ट में आपको जाकर ये सब चीजें रिटर्न में दानी दानी पड़ेगी कि सर ये सूट था, इस कोर्ट ने ये डिग्री पास करी हुई है, इसकी कभी पहले एप्लीकेशन नहीं लगी है, ये जजमेंट डेटर है ना, ये अपील प्रेफर वेफर नहीं की गई है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के ये सब चीजें, मतलब मोस्टली आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। देखो कि क्या नंबर है, क्या नेम है, किस दिन डिग्री पास हुई, क्या अपील लगाई है क्या क्या, कुछ पेमेंट एडजस्ट हुआ है क्या। ठीक है। कोई प्रीवियस एप्लीकेशन लगाई कि हमने आज तक इससे पहले, ठीक है, जो भी अमाउंट कॉस्ट क्या दी है कोर्ट ने, जिसके अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट हुई है, मतलब और बोलेगा मोड भी। देखो ये अपन को याद है सेक्शन 51, याद है क्या किसी को? सेक्शन 51 में सब चीजें लिखी थी, कैसे कैसे एग्जीक्यूट कराना है, करा सकते हो, डिलीवरी करवाओगे, अरेस्ट करवाओगे, अटैचमेंट बिफोर सेल या अटैचमेंट एंड सेल, रिसीवर अपॉइंट करोगे और अदरवाइज। तो उसके अंदर आप लिखोगे, जब भी आप डिग्री एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा कि हमें कैसे एग्जीक्यूट करवाना है इस डिग्री को, कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। डन। और इस एप्लीकेशन के साथ आप डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी लगाओगे। भैया आपको एग्जीक्यूट कराना है तो डिग्री की सर्टिफाइड कॉपीज आपको लगानी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो रूल नंबर
ध्यान रखो कि कभी भी आपकी बिना एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। मनी में आप ओरल ओरल मतलब ओरल बोल सकते हो, ओरल एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भाई इसको अरेस्ट करो, ये भाग जाएगा यदि आपने पैसे, और बाकी सब में आपको रिटर्न लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? रिटर्न लगानी पड़ेगी। रिटर्न में आपको लिखना पड़ेगा, सब चीजें लिखनी पड़ेगी कि आप एग्जीक्यूट करवाना कैसे चाहते हो। ठीक है, तो रूल नंबर 11 ये याद रखिए। हाँ, यदि आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, आपने बोला ना कि मुझे इसको अरेस्ट करवाना है, तो आपको अरेस्ट के एफिडेविट पे रीजन लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये भाग जाएगा, आपको ये कोर्ट छोड़कर भाग जाएगा, प्रॉपर्टी बेच देगा, तो आपको स्पेसिफिक रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्यों आपको इस व्यक्ति को अरेस्ट करवाना है। ठीक है। हम्म, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये भी एक अगेन कि पारुल डिग्री होल्डर है, मोहन जजमेंट डेटर है। ठीक है। तो मोहन बोल रहा है मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, कहाँ से दे दूं मैं तुझको, कहाँ से दे दूं? तो पारुल को पता है कि मोहन की प्रॉपर्टी सोहन के पास है। मोहन की प्रॉपर्टी सोहन के पास में है, तो पारुल एप्लीकेशन जब लगाएगी एग्जीक्यूशन की, तो इन्वेंट्री लिख के दे देगी इसकी इसकी कितनी प्रॉपर्टी किसके पास में है। समझ लो कि वो तो मना कर रहा है, मोहन तो मना कर देगा कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो मान लीजिए उसके बेटे ने ले ली, बीवी ने ले ली, जो भी मतलब जिसने भी किसी ने भी ले ली, तो ये जो पारुल की जिम्मेदारी, पारुल जब एप्लीकेशन लगाएगी तो एनेक्समेंट लगा देगी, एनेक्सर लगा देगी कि इसकी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे के पास में है, आप उसको अटैच कर लो। देखो, यदि एक एप्लीकेशन लगती है अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ जजमेंट डेटर, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए कि एक्टिवा की अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है, तो अब एक्टिवा तो किसी के पास भी जा सकती है, तो बट नॉट इन हिज पोजेशन, द डिक्री होल्डर शैल एनेक्स द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड और कंटेनिंग अ रीजनेबल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम, कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो आपको हमेशा पता है जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे प्लेंट में लिखे, चाहे जजमेंट में लिखे, चाहे डिक्री में लिखे, चाहे आप एग्जीक्यूशन की आप एप्लीकेशन लगाओगे, कोर्ट को पता तो चलना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी। तो अगेन खसरा नंबर, डिस्क्रिप्शन, चारों तरफ क्या चीज है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट है जजमेंट डेटर का इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक अगेन कॉमन सेंस पे, तो ये आपसे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा। सब आपको सबको पता है कलेक्टर, कलेक्टर की सर्टिफिकेट तब कब चाहिए होता है। ठीक है। तो देखो, यदि कलेक्टर के, मैंने आपको कई बार बताया, यदि कलेक्टर के हिस्से में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है ना, तो आपको कलेक्टर की परमिशन के बिना आप प्रॉपर्टी को साथ में कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, यदि एक एप्लीकेशन लगी है ऐसी लैंड जो रजिस्टर्ड है कलेक्टर के ऑफिस पे, कोर्ट एप्लीकेंट को बोलेगा कि सर्टिफिकेट लेकर हाँ उस ऑफिस से, ठीक है, उस ऑफिस से सर्टिफिकेट लेकर आ, बस। ठीक है। तो अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कलेक्टर के पास में रजिस्टर्ड है, तो कलेक्टर से आपको सर्टिफिकेट, एंडोर्समेंट ये सब लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। ज्वाइंट डिग्री होल्डर लगा सकते हैं, ज्वाइंट डिग्री होल्डर लगा सकते हैं कोर्ट, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना कि भाई क्या एप्लीकेशन ज्वाइंट डिग्री होल्डर लगा सकते हैं, तो जी हाँ लगा सकते हैं। और ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। देख, क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरी ऑफ डिग्री, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरी ऑफ डिग्री। तो आपको पता है जो ट्रांसफरी ऑफ डिग्री होता है सेक्शन 49 के तहत, उसके पास में इक्विटीज होती है, इक्विटीज होती है। तो ये जो ट्रांसफरी है ये अप्लाई करेगा, क्या करेगा? अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करेगा? जैसे कि ट्रांसफरी समझ गए, वही पारुल के फेवर में डिग्री पास हुई, ठीक है, पारुल ने मान लीजिए गरिमा को ट्रांसफर कर दी, तो गरिमा इस डिग्री की एप्लीकेशन ऐसे ही लगा सकती है कि जैसे गरिमा डिग्री होल्डर हो। तो देखिए ऐसे कुछ लिखा है, बस फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना है, मोस्टली आपको रूल्स ही पढ़ने हैं, मतलब रूल्स के नाम पढ़ लो तो काफी चल जाएगा, जो मैं बोलूँ उसको अंदर से डिटेल में पढ़ना है कि वेयर अ डिग्री और वेयर अ डिग्री, सॉरी, where a decree or decree has been passed jointly in favor of two or more person, the interest of any decree holder in decree is transferred by assignment in writing or by operation of law। कि मान लीजिए किसी एक की डिग्री असाइनमेंट या ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। द ट्रांसफरी may apply for the execution of decree to the court which passed it, and the decree may be executed in the same manner subject to the same condition as if the application were made by decree holder। समझ में आया? इसमें भी कुछ था नहीं,
कि पारुल ने यदि बरखा को ट्रांसफर कर दिया तो बरखा कैसे एप्लीकेशन लगा सकती है, जैसे कि खुद डिग्री होल्डर है, आपको सेक्शन 49 पता ही होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, यदि मतलब ये आगे का प्रोसेस है कि यदि एप्लीकेशन आ जाती है कोर्ट के पास में, तो कोर्ट देखेगा कि सारी चीजें कंप्लीट कर ली के 11 से 14, तो देखो जैसे मान लो कि एप्लीकेशन लगाई पारुल ने कि सर क्या कर दो, मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट कर दो, तो कोर्ट क्या क्या देखेगा, कोर्ट ये देखेगा कि रूल नंबर 11 एप्लीकेशन आ गई क्या। ठीक है, रूल नंबर 12 इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसने इन्वेंट्री लिख दी क्या, देखो 11 से 14 की चीजें देखेगा। रूल नंबर 12 की मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसने इन्वेंट्री लिख दी क्या। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसने देख सारी चीजें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या। और यदि कलेक्टर के पास रजिस्टर्ड है तो इसने कलेक्टर के पास से सर्टिफिकेट ले लिया है क्या। जो पास करने वाला डिग्री एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट है, तो 11 से 14 तक देखेगा कि वाकई इसने एप्लीकेशन लगा दी, तो 11 से 14 की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं क्या। तो अगेन रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 6, रूल नंबर 11, बस। ठीक है, रूल नंबर 11 ध्यान रखना है। बाकी रूल नंबर 17 में कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 17 वही जो मैंने कहा आपको, यदि एक बार एप्लीकेशन आ जाती है तो कोर्ट ये देखेगा कि 11 से लेकर 14 की जो भी चीजें हैं वो कंप्लाई कर दी है क्या। यदि कंप्लाई नहीं करी है तो टाइम देगा कि जा सुधार क्या, और नहीं सुधारता है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को। बस इतना ही दिमाग लगाओ, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं। अब आ जाओ क्रॉस डिग्री। याद है आपको ऑर्डर 41 कौन सा रूल था, कोई भी बताइए। क्रॉस अपील, क्रॉस अपील थी, एक बार जल्दी से बताओ। याद है लक्ष्मी मैम, भावना मैम, क्रॉस अपील नहीं थी। रेस्पोंडेंट एक तो अपील लगा देता है और दूसरा बोलता है कि सर जो आपने मेरे फेवर में मेरे अगेंस्ट 3 ये इश्यूज डिसाइड करे हैं, ये मेरे फेवर में पास होने चाहिए थे। एक बार हैंड रेस करो, याद है या नहीं याद है। यस बरखा मैम मैम। के अलावा यस मैम। भावना मैम, लक्ष्मी मैम, करीमा मैम, उसको बोला था मैंने क्रॉस अपील। क्रॉस वो अभी रूल 22 ऑर्डर 41 रूल 22 कि वो क्या कर सकता था, क्रॉस ऑब्जेक्शन है वहां पे ना, क्रॉस यस। ऑब्जेक्शन याद होगा आपको, कि वो है ना अपील लगा सकता था, लेकिन उसने अपील नहीं लगाई, और जिसने अपील लगाई उसके आंसर में वो बोल रहा है कि सर ये जो 3 आपने मेरे अगेंस्ट पास करे थे वो भी मेरे फेवर में पास होना चाहिए था। इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑब्जेक्शन। ठीक है, यहाँ पे है क्रॉस डिग्री, मतलब याद रख लो, वो जस्ट शब्द से कंफ्यूज जाते हैं। क्रॉस डिग्री क्या होती है, क्रॉस डिग्री तो इतना बड़ा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। देखो क्रॉस डिग्री नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। पारुल वर्सेस मोहन चल रहा था, पारुल के फेवर में डिग्री पास हो गई 1000 रुपए की। मोहन वर्सेस पारुल चल रहा था, मतलब अलग अलग सूट चल रहा था, पारुल मोहन के फेवर में डिग्री पास हो गई 1000 रुपए की, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस डिग्री। ये पहुंचा और वो भी पहुंच गया कि ये देखो ये इसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, और मोहन बोल रहा है कि ये देखो इसके अगेंस्ट, तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। यदि एक डिग्री 1000 की है, दूसरी डिग्री 1000 की है, तो दोनों पे क्या लिख देंगे, एडजस्ट लिख देंगे ना भाई, कि इसका एग्जीक्यूशन हो चुका है, एंडोर्समेंट कर देंगे। एक बार हैंड रेस करो, इट्स अ सिंपल चीज कि वो भी 1000 है और वो भी 1000 है, तो दोनों पे लिख दिया जाएगा एग्जीक्यूटेड। यदि ये 700 है और ये 1000 है, ये 700 है ये 1000 है, तो 700 वाली पे क्या लिख दिया जाएगा, एग्जीक्यूटेड। और 1000 वाली पे क्या लिख दिया जाएगा, 300 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, आ जाइए देखिए कि एप्लीकेशन है एक कोर्ट में क्रॉस डिग्री की, सेपरेट सूट में क्रॉस डिग्री पास हुई है, मनी डिग्री है, तो कैसे कोर्ट करेगा। यदि दोनों दोनों सम इक्वल है तो उस पे सेटिस्फेक्शन लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, सेटिस्फाइड, कि भाई सेटिस्फाइड है। यदि अनइक्वल है, अनइक्वल है तो अब देखो इसमें स्मॉलर सम जो मतलब ध्यान रख लेना कि इसमें इतना लिख लो कि जो स्मॉलर सम वाली डिग्री है उस पे लिख दिया जाएगा सेटिस्फाइड। ठीक है, और जो लार्जर सम वाली डिग्री है उस पे क्या लिख दिया जाएगा, अमाउंट डिडक्ट करके, जो स्मॉलर अमाउंट है उसको डिडक्ट करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, बस बाकी आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में कि यदि दोनों सम इक्वल है तो दोनों पे सेटिस्फेक्शन लिख दिया जाएगा, और दोनों सम अनइक्वल है तो लार्जर सम में डिडक्ट करके स्मॉलर सम लिख दिया जाएगा, और सेटिस्फाई स्मॉलर सम पे लिख दिया जाएगा कि सेटिस्फाइड।
ठीक है, बाकी आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। रिपीटेड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्रॉस डिग्री और क्रॉस। अब क्रॉस क्लेम्स, भाई क्रॉस क्लेम भी तो आ सकता है। ऊपर लिखा है क्रॉस डिग्री, दो अलग अलग डिग्री, और नीचे लिखा है क्रॉस क्लेम। आप सबको पता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ठीक है, तो यहाँ मोहन है और यहाँ पारुल है। कोर्ट, मोहन ने पारुल पे केस लगाया कितने रुपए का, 1000 रुपए का। पारुल ने मोहन पे क्रॉस क्लेम, काउंटर क्लेम, सेट ऑफ कुछ लगा दिया 500 रुपए का। तो आपको पता है कि क्रॉस सूट जो होता है, ये जो काउंटर क्लेम होता है और लाइक सेट ऑफ होता है, ये भी एक क्रॉस सूट होता है। तो कोर्ट डिग्री क्या पास करेगी, कोर्ट मोहन के लिए भी डिग्री पास करेगी और पारुल के लिए भी डिग्री पास करेगी। याद है, भूलना नहीं है। बरखा मैम डन ना? किसी को परेशानी तो नहीं है कि दिखता है कि सूट अलग, मतलब एक ही सूट है लेकिन कोर्ट दोनों के संबंध में डिग्री पास करती है, क्रॉस सूट सुनाती है। तो अब जो मोहन के संबंध में डिग्री पास करेगी उस पे तो लिख देगी कि पारुल को 500 देने हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला सम है। और पारुल के संबंध में डिग्री पास करेगी उस पे लिख देगी सेटिस्फाइड, क्योंकि एडजस्ट हो जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि वेयर एप्लीकेशन, ये रूल नंबर याद कर लेना, 18 19 लिख के आ जाओ ऊपर, 1 2 6 11 17 और 18 19। ठीक है, तो 18 में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन इज मेड टू अ कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अंडर विच, मतलब एक डिग्री पास हुई है जिसके अंदर दो पार्टी एंटाइटल है पैसे लेने के लिए। तो यदि दोनों सम इक्वल है, दोनों पे क्या लिख दिया जाएगा, सेटिस्फेक्शन। दोनों सम इक्वल है तो लार्जर वाली पे स्मॉलर का अमाउंट डिडक्ट करके लिख दिया जाएगा, और स्मॉलर वाली पे क्या लिख दिया जाएगा, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, रूल नंबर 19 इज नॉट 20 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये भी आपको साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन रूल नंबर याद कर लो बस, रूल नंबर 21 साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। रूल नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जाता है। प्री का क्वेश्चन था, आरजे प्री का। आरजे प्री 2024 किस पे बेस्ड था, पूरा सीपीसी, 80% सीपीसी आया था उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने बीच बीच में बार बार कई बार बोला कि आरजे प्री का क्वेश्चन था, तो आपकी जुडिशरी में भी आ सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सीपीसी बेस किस पे है, जो सिविल है वो 80% तो किस पे बेस्ड है, सीपीसी पे बेस्ड है। आपको सीपीसी अच्छे से आ गई तो बाकी सब तो, मतलब वो नहीं होता पानी कम, ऐसा है कि सीपीसी अच्छे से आ गई तो हमें सब आता है। ठीक है, रूल नंबर 22 बताती हूँ मैं आपको। रूल नंबर 22 क्या है कि मान लो एप्लीकेशन लगी है एग्जीक्यूशन की, यहाँ पे पारुल है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे पारुल है और यहाँ पे मोहन है। पारुल ने एप्लीकेशन लगाई एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन है कि क्या मोहन को नोटिस जाना चाहिए, क्या क्या मोहन को नोटिस जाना चाहिए क्या, तो नहीं जाता। ध्यान रखोगे कि जो ये जजमेंट लेटर है, तो क्या इसके पास में नोटिस जाना चाहिए क्या, तो नहीं जाएगा नोटिस। क्यों जाएगा, कि तेरे को जजमेंट तो पास कर दिया ना कि तुझे फेवर में, तेरे तेरे को अगेंस्ट है। लेकिन कब नोटिस जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब नोटिस जाएगा। तो कब नोटिस जाएगा कि जब पारुल आई है 2 साल बाद एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। तो क्या लिखा है कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इज मेड मोर देन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ डिग्री। यदि पारुल 2 साल बाद आई है, मोहन मजे ले रहा था, आराम से मजे कर रहा था, बीच में एकदम से पता चलता है कि जो जजमेंट 2 साल पहले पास हुआ था, आप उसका एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लग रही है, तो आपको लिख के उसको मोहन को नोटिस देना पड़ेगा। शौक भी तो लग जाएगा उसको, एकदम से तुम जाकर बोल रहे हो कि जाओ लो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो, तो ऐसा नहीं, आपको उसको नोटिस देना। यदि यदि आप एलआर के अगेंस्ट डिग्री पास कर रहे हो, एलआर के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। भाई था तो जजमेंट लेटर, लेकिन आप किसके अगेंस्ट कर रहे हो, एलआर के अगेंस्ट कर रहे हो, तो नोटिस देना पड़ेगा। और द थर्ड वन, असाइनी और रिसीवर के अगेंस्ट इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो किसके पास प्रॉपर्टी चली जाती है, असाइनी और रिसीवर के पास चली जाती है, तो इनको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देके शो कॉज कर, मतलब कोर्ट नोटिस देके पूछेगा उससे कि शो कॉज कर कि ये डिग्री तेरे अगेंस्ट एग्जीक्यूट क्यों नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रट लो, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या नोटिस देना जरूरी है, तो नोटिस देना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो, कौन सा नोटिस, एग्जीक्यूशन का नोटिस, तो नोटिस देना जरूरी है नहीं जरूरी। लेकिन डिग्री को 2 साल हो गए पास हुए, आप आए हो 2 साल बाद। द सेकेंड वन, एलआर के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट करनी है। द थर्ड वन, असाइनी और रिसीवर के अगेंस्ट नोट
डिक्री एग्जीक्यूट करनी। उसके अलावा आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको नोटिस देना पड़ेगा, शो कॉज करवाना पड़ेगा कि क्यों क्यों नहीं आपसे ये सब चीजें अप्लाई करनी चाहिए। अभी नीचे ये लिखा है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है जब मतलब रीजन रिकॉर्ड करना। तो ध्यान रख लेना, ये कुछ नहीं, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। हम तो पता ही नहीं, हम तो आज तक ही नहीं पढ़े हैं, ऊपर ऊपर से लिटरली हम लोग आधे घंटे में ऑर्डर 21। लेकिन वो ये प्रैक्टिस, ये सब चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड हो जाती है कि ऐसा नहीं है। अब इसने लिखा कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नीचे देखोगे कि इस सेक्शन की कोई भी बात रोक नहीं रही है कोर्ट को नोटिस देने के लिए। समझ रहे हो? इस सेक्शन की कोई भी बात रोक नहीं रही है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि मैं यदि नोटिस नहीं दूंगा तो डिफीट हो जाएगा एंड्स ऑफ जस्टिस का रीड ना, तो ये सब चीजों में नोटिस दे देगी। और इस सेक्शन की कोई भी बात मैंडेटरी नहीं कर रही है 2 साल बाद भी नोटिस देने के लिए। यदि कोर्ट को लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, इससे डिले हो जाएगा, तो मतलब लिख देते हैं ये रूल, ये लिख देते हैं लेकिन साथ में एक्सेप्शन लगा देते हैं। ठीक है, बस आपको ऊपर वाली चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाइए 22A, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 23 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 23 भी देख लो कि नोटिस देने के बाद वो शो कॉज नहीं करता है तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा डिक्री एग्जीक्यूट कराने का। तो 23 भी आपको ऐसे नहीं पढ़ना। भाई देखो नोटिस दिया कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं करवानी चाहिए और तूने रिप्लाई नहीं किया तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आ जाइए लिखिए 1 2 6, ठीक है, 11 17 18 19, ठीक है, 18 19 और ये था 21। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रूल। ठीक है, पूछा जाता है कब नोटिस देना। अब आ जाइए एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। ठीक है, कुछ नहीं, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन की। अब लग गई एप्लीकेशन, अब क्या होगा, प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। तो आपको क्या करेगा प्रोसेस, मतलब अब अब क्या जाएगा, समन वारंट जो भी चीजें जाएगी। समझ लो पहली एप्लीकेशन, ये जो 21 में हम बात कर रहे थे वो एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन लगाई है एग्जीक्यूशन की, उसके नोटिस की बात हुई है कि जैसे पारुल ने एप्लीकेशन लगाई है तो उसके नोटिस की बात हुई है। और नीचे में अब कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए नोटिस जारी करेगा, मतलब अब कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई है, कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई तो प्रोसेस जारी करेगा। प्रोसेस मतलब कुछ भी, समन वारंट नोटिस कुछ भी जारी करेगा, कुछ भी जारी करेगा। कि एक बार हैंड रेज करो, ऊपर वाले नीचे वाले में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ ऊपर वाले में पारुल की जिम्मेदारी नोटिस देने की, नीचे वाले में अब कोर्ट है तो कोर्ट की जिम्मेदारी कि कोर्ट के पास में एप्लीकेशन लग गई है तो कोर्ट प्रोसेस जारी करेगा। उस प्रोसेस पे लिखा रहेगा, उस प्रोसेस पे सब चीजें लिखी रहेगी कि भाई हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, इस दिन तेरा, इस दिन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इस दिन, मतलब इस दिन जो भी सब चीजें हैं वो सब चीजें लिख दी जाएगी, सब चीजें लिख दी जाएगी उसके अंदर। ये आपको देखना है, ये भी आपको, मतलब सब चीजें आप जब प्रोसेस एंडोर्स प्रोसेस कर रहे हो तो देखो क्या लिखा है कि द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द एग्जीक्यूशन। अब वो प्रोसेस करने पहुंच गए, जो ऑफिसर है वो प्रोसेस करने पहुंच गया है, मतलब एग्जीक्यूशन करने पहुंच गया है, तो शैल एंडोर्स द डे ऑन द मैनर, किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, क्या और है ना, वापस भिजवाएगा। देखो क्या करता है, जैसे यहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट 1 है, इसने ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कि जाके तू भाई एग्जीक्यूट करवा के आ जा, तो सारी चीजें लिखेगा, पूरा डे लिखेगा। ठीक है, कब कब ये, मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाया, रीजन लिखेगा। यदि लेट पहुंच, मतलब कोर्ट ने बोला कि 10 दिन के अंदर एग्जीक्यूट करवा दे, तो 10 दिन के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है तो रीजन लिखेगा कि क्यों 10 दिन से ज्यादा, रीजन ऑफ डिले, क्यों मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया टाइम पर। तो सब चीजें लिख कर देता है, सब चीजें लिख कर देता है। और देखो यदि एंडोर्समेंट नहीं करता है ये ऑफिसर तो अब कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा, उसकी इनेबिलिटी को एग्जामिन करेगा। एक बार मतलब समझ में आया, प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन सिंपल चीज है कि कोर्ट प्रोसेस भिजवाएगा कि जाओ इसको एग्जीक्यूट करो। अब वो आया, ऑफिसर आया और ऑफिसर आके मतलब सब चीजें एक एक चीजें लिखते हैं, मैं इस दिन गया, इस दिन मैंने एग्जीक्यूशन करवाया, ये रीजन था, ये इस डे का स्पेसिफिकेशन था। ठीक है, और कोर्ट उसको टाइम पीरियड दे देता है कि तुझे इतने दिन के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो सब चीजों को लिखकर रिटर्न करता है कोर्ट के पास में। ठीक है, और टाइम पीरियड यदि बढ़ जाता है तो रीजन लिख के देता है कि देखो यदि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो रीजन लिखाएगा क्यों एग्जीक्यूट नहीं, यदि यदि लेट हो गया है तो लेट होने का रीजन लिखेगा।
और यदि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो एग्जीक्यूट नहीं होने का रीजन लिखेगा, तो सब चीजें लिखा लिखा दिया जाएगा। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, एक सेकंड मुझे देखो, बात होती है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टे मतलब सर एग्जीक्यूशन को थोड़े टाइम के लिए रोक दो, ठीक है, सर एग्जीक्यूशन को थोड़े टाइम के लिए रोक दो। तो यदि जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को टाइम दे देना चाहिए, तो रोक देगा। मतलब एग्जीक्यूशन के स्टे समझ गए कि वो बोल रहा है कि भाई अटैच करना है प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो कोर्ट जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है जजमेंट डेटर है इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो वो रोक सकता है। तो यही लिखा है, बस रूल नंबर याद कर लेना, बाकी आप अंदर का अपने आप याद कर लोगे कि द कोर्ट टू विच अ डिक्री हैज बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन upon sufficient cause being shown, stay the execution of such decree for a reasonable time to enable the judgment debtor to apply to the court by which the decree is passed or any court having appellant jurisdiction in respect of the decree to for an order। मतलब एक तो ऊपर वाला कोर्ट रोक देगा, और ऊपर वाला कोर्ट क्या रोक रहा है कि भाई जो जजमेंट डेटर है उसको टाइम मिल जाए कि वो नीचे वाले कोर्ट को या जो अपीलिएट कोर्ट है उसमें जाकर एप्लीकेशन लगा दे कि सर आप क्या कर दो, इस डिग्री को रोक दो, इस डिग्री को मतलब इस डिग्री के एग्जीक्यूशन को थोड़े टाइम के लिए रोक दो, रोक सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही देखना है कि ये रूल नंबर 26। यदि आप इनके एमसीक्यू करोगे मतलब इसके ऑर्डर 21 के, तो इससे ज्यादा मतलब मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। रूल नंबर 26, क्या स्टे लग सकता है एग्जीक्यूशन पे? तो जी हाँ लग सकता है। अब आओ, ये भी आपको नहीं देखना, 28 29। ठीक है, अब आ जाओ, ये मेंस का क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पूछे जाते हैं 30 से 37, ये रटना है हमको। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन देखो, इसके अंदर इसके अंदर अब आ जाइए, अपन नोट्स में देख लेते हैं, नोट्स में मैंने बनाए हैं क्या। नोट्स में बनाया होगा सिंपल चार्ट में, देख लेंगे अपन। देखिए मैंने तो लिखे भी नहीं है, जो जो हमने पढ़ा है ना मैंने वही वही लिखा होगा, 1 2, डायरेक्ट रूल नंबर इस पे आ गई मैं 11। फिर देखो नोटिस पे आ गई, फिर मैं 11 इस पे कंटेंट पे आ गई, रिटर्न एप्लीकेशन। ठीक है, अभी 38 से 36 ये सेक्शंस आ गए, मतलब मत सफिशियंट है, आप इसके नोट्स को भी पढ़ लोगे। वो क्या बेयर एक्ट से हम इसलिए पढ़ते हैं क्या, ताकि आदत हो जाए हमारी। रिसिप्ट्स, ट्रांसफर, एलआर, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखेगा, जो जो हमने पढ़ा है वही वही चीजें दिखेंगी। देखो ये आता है कि क्वेश्चन है 30 से 37 है, डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होगी, डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो जो देखो रूल नंबर 30 का याद रख लो, ये मनी डिक्री के बारे में बात करता है। मनी डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो इन्होंने कहा कि जो भी पेमेंट ऑफ मनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है, पेमेंट ऑफ मनी है तो उसके अंदर आप उस व्यक्ति को जेल में डाल सकते हो। क्या कर सकते हो? जेल में डाल सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी को सेल और अटैच कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो। ठीक है, हर जगह आपको ये दिखेगा, आप उस व्यक्ति को सिविल प्रिजन में डाल दो, फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच या सेल कर दो, या दोनों। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, गरिमा मैम आपने प्रिंट निकाल रखा हो तो इसमें लिख देना कि 3 महीने तक अटैच करके बेचा जाता है प्रॉपर्टी को। लिखा है क्या, एक बार नोट्स में देखते हैं। नहीं लिखा हुआ, मत लिखना, मत लिखना, नहीं लिखा हुआ इसके अंदर कि सिंपल सा है, 3 चीजें हैं, डिटेंशन, सिविल प्रिजन में डिटेन कर दो, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच या सेल कर, अटैच एंड सेल कर दो, और दोनों। तो ये है मनी डिग्री, ये है मनी डिग्री। अब दूसरी डिग्री के बारे में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कि भाई सेक्सुअल जो रिलेशन है उसको रिस्टोर करना है आपको, तो आप खुद सोचो, क्या जेल में डालेंगे क्या लक्ष्मी मैम, क्या जेल में डालेंगे क्या? रटने वाली चीज नहीं है, देखो ये उसमें पूछा जाता है, क्या व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा क्या? भाई बताओ, जेल में डालेंगे नहीं डालेंगे? नो, नहीं डाला जाएगा, नो ठीक मैम, है। तो नो बच्चे मैम। रट लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला सब जगह मोस्टली ये चीज आती है, लेकिन क्वेश्चन एकदम से पूछा जाता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स
उसके लिए भी बच्चे लिखे आएंगे सिविल प्रिजन। भाई सिविल प्रिजन में डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो देखिए कि जिसके अंदर इस सेक्शन में तीन चीजें दिखेगी आपको। इस सेक्शन में क्या दिखेगी? तीन चीजें दिखेगी। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर द डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर शेयर इन स्पेसिफिक मूवेबल, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीजर if practicable of the mover or share by the delivery of the to the party to whom it has been adjudged or such person as appoints the delivery and detention in civil prison or by the attachment। अब देखो, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी की डिक्री है तो तीन चीजें, या तो उस प्रॉपर्टी को आप डिलीवर कर दो, प्रॉपर्टी लेकर डिलीवर कर दो, दूसरा या आप क्या कर दो, उस व्यक्ति को सिविल प्रिजन में डाल दो। क्या डाल दो? सिविल प्रिजन में डाल दो। तीसरा, आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करके अटैचमेंट कर लो। ठीक है, एक बार हैंड रेज करो। देखो मनी डिक्री में क्या करा था? मनी डिक्री में दो चीजें, सिविल प्रिजन में डाल दिया था और अटैचमेंट कर दिया था, सेल कर दिया था। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री में एक नई चीज आएगी ना भाई, डिलीवरी भी तो कर सकते हैं अपन प्रॉपर्टी की, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दो, सिविल प्रिजन में डाल दो, अटैचमेंट कर दो। ठीक है, अब यदि अटैचमेंट के बाद भी वो नहीं सुनता है, यदि अटैचमेंट के बाद में भी नहीं सुनता है तो उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। याद कर लो, अपने बेयर एक्ट में लिखना है यहाँ पे डिलीवरी, दूसरा सिविल प्रिजन, तीसरा अटैचमेंट। अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट भी यदि वो नहीं मान रहा, नहीं कर रहा कुछ भी, तो उसकी प्रॉपर्टी को 3 महीने बाद क्या कर दोगे? सेल कर दो। ठीक है, मैं मानती हूँ इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इससे काम चल जाएगा। इसमें देखते हैं इसमें लिखा है क्या। ये देखो रूल नंबर 31, सीजर practicable to delivery, detention in civil prison और अटैचमेंट सेल आफ्टर 3 months और बोथ। ठीक है, तो अपन नोट से पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दिखता है। अब आ जाइए, रूल नंबर 31 इज डन। रूल नंबर 32, ठीक है, ये वही है कि जब उस सारी चीजें वो पे कर देता है 3 महीने के भीतर भीतर, तो क्या कर दिया जाता है? उसके अटैचमेंट को छोड़ दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। तो ये अपन को दिमाग। अब आते हैं, तीन चीजें हैं लिखी हुई है और रूल नंबर 32 कि यदि रेस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब तीन चीजें हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पे तीन दिखेगी आपको। एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है। दूसरा दिखेगा आपको कॉन्जुगल राइट्स, और तीसरा दिखेगा आपको इंजंक्शन करवाना है। तो देखिए क्या लिखा है कि वेयर द पार्टी अगेंस्ट whom a decree for a specific performance of a contract or a restitution of conjugal right or injunction has been passed has had an opportunity of obeying the decree and has willfully failed to obey it। उसको बोला कर ले, नहीं कर रहा। The decree may be enforced in the case of restitution of conjugal rights। इन्होंने स्पेसिफिकली अलग से लिखा है कि in the case of restitution of conjugal rights by the attachment of property, यहाँ नहीं लिखा सिविल प्रिजन, और इन द केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन बाय डिटेंशन इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बाय बोथ। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया? डायरेक्ट पढ़ना आना चाहिए। अगेन यहाँ पे लिखा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यहाँ पे सिविल प्रिजन नहीं है लिखा। इस सेक्शन में लिखा तीनों के बारे में है, लेकिन इन्होंने उसको नीचे पैराग्राफ में जाकर सेग्रीगेट कर दिया है। ठीक है, सेग्रीगेट करा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में क्या बोला? अटैचमेंट, और बाकी सब में क्या बोला? अटैचमेंट एंड सिविल प्रिजन। अटैचमेंट एंड सिविल प्रिजन, कंपनी है तो कंपनी की प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया जा सकता है? अटैचमेंट। और ये जो अटैचमेंट है ये 6 महीने के लिए, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में कितने महीने का था? 3 महीने। यहाँ पे यदि 6 महीने तक वो नहीं नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता है, तो अब उसकी 6 महीने बाद प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा? बेच दिया जाएगा। क्या दिया कर दिया जाएगा? बेच के सेल वेल कर दी जाएगी। तो आ जाइए, बस इतना ही अपन को दिमाग लगाना है, इतना ही पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो, ये पूछा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में अपन को सेक्शन 32 लिखना होता है, तो सेक्शन 32 में क्या लिखोगे? अटैचमेंट। फिर 32 के पैराग्राफ के नीचे क्या लिखा? सेल, 6 महीने बाद। ये जो 6 महीने बाद की सेल है ये तीनों के लिए है। लक्ष्मी मैम, भावना मैम, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे तीन चीजें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और इंजंक्शन। इसमें आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, इसमें आप जेल में भी डाल सकते हो और अटैचमेंट भी कर सकते हो। इसमें आप जेल में भी डाल सकते हो और अटैचमेंट भी कर सकते हो, और इसमें सिर्फ अटैचमेंट कर सकते हो। अटैचमेंट की जो नीचे वाला पैराग्राफ है आपको तीनों के लिए होगा कि 6 महीने तक यदि प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद में भी सुनता नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली बेच दी। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। आता है सेक्शन 33। इतना ही पढ़ना है। सेक्शन 33 किसके बारे में बात करता है? ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स थे ना, उसके बारे में बात करता है। तो कुछ भी नहीं बोल रहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में अब ये नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है, तो अब मैम कुछ नहीं। हाँ, ये आपने नोट्स में ना सेल आफ्टर 3 मंथ्स लिखा हुआ है 32 में। एक सेल बार चेक आफ्टर करो। 3 मंथ्स। 6 मंथ ही है ना ये, इसको सही कर देना। यस मैम, ये 6th मंथ। नीचे वाले हाँ, पैराग्राफ में 6 मंथ। 6 मंथ है ना, एक बार ध्यान देख लो। यस मैम, 6 मंथ है। ठीक है, इसको सही कर देना। और सारी चीजें अभी मैं आपसे परसों डिस्कस कर लूंगी, तो अपन एक बार सब चीजें क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। डन। तो ये 6 मंथ्स है, ये ध्यान रखना, ये गलत है, ये कॉपी पेस्ट करा होगा मैंने ऊपर से। तो ये 6 मंथ है। मूवेबल प्रॉपर्टी में 3 महीने बाद बेचा जाता है। तो अब देखो कि एक हस्बैंड के अगेंस्ट चली गई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री। सेक्शन 32 के तहत वो कुछ नहीं कर रहा, जेल में नहीं डाला जा रहा उसको। ठीक है। अब वो टाइम पीरियड दे दिया, वो नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। तो अब मत सुन। अब तू पैसे दे। अब तू क्या कर, मतलब पैसे तो दे, मतलब एक अमाउंट फिक्स करेगी कोर्ट कि भाई तू रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं कर रहा है, सेक्शन 33 है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं कर रहा है, तो इसके मेंटेनेंस के पैसे दे, मतलब कुछ तो कर रहा है, इसके पति होने का फर्ज तो निभा। अब ये पैसे नहीं देता है, तो कैसे इस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा? जैसे कि मनी डिक्री में एग्जीक्यूट किया जाता है सेक्शन 31 के तहत। मनी डिक्री में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है आपको पता है, या तो सिविल प्रिजन में डाल देंगे और या अटैचमेंट कर देंगे। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया? ये दूसरा स्टेज है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, कि अब नहीं सुन रहा तो अब तू जा जेल में। तो आ जाइए सेक्शन 33। Discretion of court in executing the decree for restitution of conjugal rights, notwithstanding anything contained in 32. The court, either at the time of passing a decree for the restitution of conjugal rights or at any time afterwards, may order that decree shall be executed provided in this rule. The 33 में लिखा है. Where the court has made order under section sub rule 1, it may order that in the event decree not being obeyed, यदि वो डिक्री जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की है वो डिक्री ओबे नहीं करी, the judgment dater shall the judgment dater shall make the decree holder such periodical payment कि भाई पैसा देगा, यदि तूने डिग्री फॉलो नहीं करा तो पैसा देगा। और यदि मतलब पीरियोडिकल पेमेंट, फिर क्या लिखा है कि इसे टाइम टाइम पे मॉडिफाई किया जा सकता है, ये जो ऑर्डर है इसे टाइम टाइम पे मॉडिफाई किया जा सकता है। और लास्ट में लिखा है कि a money paid order to be paid under this rule, a money order to be paid under this rule may be recovered as though it were payable under a payment of money decree। मैं मानती हूँ कि समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा अपन को दिमाग लगाने की जरूरत है, मतलब याद करने की। कभी भी पहले जेल में नहीं डाला जाता, बाद में जेल में डाल दिया जाता है कि तू नहीं सुन रहा, अब तेरे से पैसे मांगेंगे और पैसे नहीं दे रहा तो पीरियड जो मनी डिक्री की वो है वो ऐसे आपको रिकवर करनी है। देखो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन कि इसमें भी इतना नहीं पढ़ना, ये मोहन है और ये सोहन है। कोर्ट ने सोहन को, मोहन ने सोहन के खिलाफ केस लगाया, कोर्ट ने डिग्री पास करी कि सोहन एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तू क्या बोला कि सोहन एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तू अब सोहन सुन ही नहीं रहा, मत सुन तू, यदि तेरे को नहीं सुनना। एक तो हमने डिग्री एग्जीक्यूट मतलब डिग्री पास कर दी, अब तू सुन नहीं रहा, तो कोर्ट मोहन को बोलेगी, मोहन को क्या बोलेगी कि मोहन तू एक काम कर, सोहन नहीं बना रहा तो तू बना दे। क्या बना दे? तू बना दे इस डॉक्यूमेंट को। डन। इसके बाद में सोहन को भिजवा दे, सोहन को भिजवा दे ऑब्जेक्शन के लिए, मतलब कितना भले का काम है कि सोहन को भिजवा दे ऑब्जेक्शन को। यदि सोहन ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो इस डॉक्यूमेंट को, यदि रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड करवा ले, और इस डॉक्यूमेंट को हम क्या मान लेंगे, वैलिड मान लेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि मोहन है और सोहन है, मोहन है सोहन है। कोर्ट ने सोहन को बोला ये डॉक्यूमेंट बना, ये डॉक्यूमेंट बना, मैंने तुझे बोल दिया, ये नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। मोहन जाके बोल रहा कि सर ये नहीं सुन रहा, तो कोर्ट मोहन को बोलेगा कि एक काम कर, जो डॉक्यूमेंट मैंने सोहन को बनाने बोला है वो डॉक्यूमेंट तू खुद बना दे।
और सोहन को नोटिस भिजवा दे कि देख ये मैंने बना दिया, तुझे कुछ ऑब्जेक्शन है तो कर दे, यदि तू ऑब्जेक्शन नहीं करता तो इस डॉक्यूमेंट को वैलिड मान लिया जाएगा और तेरे अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए कि यदि डिग्री एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की पास हुई है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एंडोर्समेंट की पास हुई है और जजमेंट डेटर मोहन है जो भी है मतलब सोहन है, वो नेग्लेक्ट कर रहा है डिग्री को, अभी नहीं कर रहा है, तो डिग्री होल्डर क्या करेगा, एक ड्राफ्ट बना देगा उस डॉक्यूमेंट का या एंडोर्समेंट कर देगा डिग्री का और जो कोर्ट को दे देगा। ठीक है, कि ये लो सर ये मैंने बना दिया, इसने मना किया। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जजमेंट डेटर पे नोटिस भिजवाएगा कि तुझे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो तू कर दे, इतने टाइम फिक्स कर के अंदर तुझे कर दे। जजमेंट लेटर ऑब्जेक्ट करता है ड्राफ्ट को, ऑब्जेक्ट करता है ड्राफ्ट को, तो ऑब्जेक्शन को टाइम टू कोर्ट में भिजवा देगा। कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट को जैसा सही लगता है वैसे एडिट कर देगा उस डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यदि स्टाम्प्ड है तो सब चीजें लगा लगू के दे देता है और बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और मतलब इसके अंदर ये है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका यही इफेक्ट होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है या डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसी पार्टी के द्वारा बनाया गया है जिसको कहा था, जिसको कहा था। यदि रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा, नहीं भी जरूरी और डिग्री होल्डर चाहता है तो भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेस करो कि भाई जो जिसको बोला वो नहीं कर रहा तो डिग्री होल्डर को बोल देंगे कि तू कर दे, तू कर दे और इसको हम रजिस्टर्ड करवा दें। ठीक है, तो इट्स है ना, ठीक है, ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना क्योंकि ये सब स्टेज वाइज चलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिग्री पास हुई है तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब किसी ने किसी को कहा, वो कोर्ट ने मोहन को कहा कि पारुल को इमूवेबल प्रॉपर्टी देगा, तो कैसे एग्जीक्यूट होगी कि यदि डिग्री इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो डिलीवर कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, डिलीवरी कर दी जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर देगी कि ये ले ये घर तेरा है ले जा इसको, या कोर्ट चाहता है तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को लगता है कि इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कोई रह रहा है तो कोर्ट उसको डिस्पोजेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्पोजेस कर देगा। कोर्ट को ऐसा लगता है कि सुन ही नहीं रहा ये जो रह रहा है, ये तो भाग ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, तो कोर्ट क्या कर देगा, वारंट चिपका देगा, वारंट चिपका देगा कि निकल यहाँ से। ठीक है, और तो अगेन यही है, आ जाइए यही कुछ लिखा हुआ है कि डिक्री यदि डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है, पोजीशन डिलीवर कर दिया जाएगा उस पार्टी को जिसके फेवर में एडजस्ट किया गया है या किसी और पर्सन को जिसे मिलनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, और यदि नेसेसरी है तो व्यक्ति को रिमूव कर दिया जाएगा जो बाउंड बाय डिक्री है और वो जो प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि डिलीवरी कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। यदि डिक्री जो पास हुई है मूल प्रॉपर्टी की वो ज्वाइंट पोजीशन में है, ज्वाइंट पोजीशन में है, तो जो दूसरा वाला है उसको भी तो इज्जत से समझाओगे ना, तो दूसरे वाले सच पोजीशन शैल बी डिलीवर्ड by affixing a copy of warrant in some conspicuous place on the property, proclaiming by beat of drum other customary mode at some convenient place at the substance of decree। देखो ध्यान रखो कि यदि डिक्री जॉइंट मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो जॉइंट है तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है अभी ये इसकी मतलब ये प्रॉपर्टी बिक रही है या जो भी है, तो बीट ऑफ ड्रम मतलब ढोल बजा के, अपन पुराने जमाने में मूवीज में देख वो ढोल बजा देते हैं और कस्टमरी मोड और गेट के बाहर चिपकाया के आ जाते हैं कि भाई इस डिग्री इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डिग्री पास हुई है। फिर अगेन यदि कोई इंसान अब बहुत ही ज्यादा मना कर रहा है, घुसने ही नहीं दे रहा, तो कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट कर देगी, ऑफिसर अपॉइंट कर देगी कि जा निकाल के आओ इन लोगों को, निकाल के लो। और अगेन आपको ध्यान रखना है कि अंदर वुमेन बैठी है, कस्टम के कारण बाहर नहीं आ सकती, तो इज्जत से उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में बस डिलीवरी याद रखनी है, ज्वाइंट पोजीशन में है तो वारंट चिपकाया जाता है कॉन्स्पिकुअस प्लेस में, और यदि फ्री एक्सेस नहीं दे रहा है कोर्ट में व्यक्ति जो भी अंदर है तो कोर्ट अपने ऑफिसर के थ्रू बाहर निकालेगी, रीजनेबल वार्निंग दिलवाएगी, रीजनेबल वार्निंग दिलवाएगी। मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि मोहन पारुल को प्रॉपर्टी देगा, तो मोहन का टीनेंट है यहाँ पे, भाई मोहन का टीनेंट रहता है यहाँ पे, तो टीनेंट को कैसे निकाला जाएगा, टीनेंट को तो टीनेंट को जैसे हमने यहाँ यहाँ इज्जत से उसको बीट ऑफ ड्रम से बताया ना तो वहां इसको भी बताएंगे। तो इन्होंने देखा कि यदि डिग्री डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की पास हुई है जो टीनेंट की ऑक्यूपेंसी में है या किसी अदर पर्सन की ऑक्यूपेंसी में या ऐसे पर्सन की ऑक्यूपेंसी में जो बाउंड बाय डिग्री नहीं है, तो कोर्ट शैल ऑर्डर डिलीवरी टू बी मेड बाय
अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ वारंट, चिपका दिया जाएगा, देखो मैंने क्या कहा, वारंट चिपका दिया जाएगा। और प्रोक्लेमेशन कर दिया जाएगा उसको, ऑक्यूपेंट को, कि वीट ऑफ ड्रम के द्वारा, अदर कस्टमरी मोड के द्वारा, कि भाई ये डिग्री एग्जीक्यूट हुई है, ये डिग्री एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, मैं मानती हूँ, समझ में आ गया होगा। 37 से जजमेंट ये वो चालू हो जाते हैं। तो 30 से 36 मनी डिग्री लगा लीजिए ऊपर, 1 2 6 11 17 18 19 21। ठीक है, इसके बाद में हम आ गए 30 से 36। 30 से 36, 30 में मनी डिग्री, 31 में मूवेबल प्रॉपर्टी की डिग्री, 32 में 3 डिग्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एक और इंजंक्शन, 33 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट, नहीं 33 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में नहीं सुन रहा है, 34 पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 35 और 36, 35 में नॉर्मल इमूवेबल प्रॉपर्टी और 36 में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ द ऑक्यूपेंट। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया क्या? डन, समझ में आया? ठीक है, बाकी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन अपन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बाकी की क्लास एक बार कल कंटिन्यू कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन खिंच जाएगी, लेकिन समझ में आना चाहिए थोड़ा ज्यादा। मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा बोरियत चैप्टर नहीं होता। बहुत डर लगता है लोगों को इसको, चैप्टर को देख के, लेकिन ऐसा कुछ चैप्टर नहीं है यदि हम कंसेप्ट समझ में। ठीक है, तो अगेन 1 2 6, ठीक है, 11 17 ये सब आते हैं एग्जाम में। 11 17 18 19 लिख लेना अपने बैरक में, 21 30 से 36। ठीक है, थैंक यू सो मच। आंटी यहाँ भी लगा दो।